हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सहायता में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो कोशिका के हमने 3 अवयव पढ़े थे, तो केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं 5.2.2 में। तो कोशिका भित्ति क्या होती है और इसका कार्य क्या है। तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के पास ही कोशिका भित्ति भी होती है, जो कि ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है। ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता देता है। जब किसी पादप की कोशिका में परासरण यानी पानी से द्वारा पानी की हानि हो जाती है, तो कोशिका झिल्ली सहित ही आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इस परिघटना को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा दर्शाया गया है, यानी देख सकते हैं। तो 5.6 है क्रियाकलाप, तो इसमें देख सकते हैं। तो कोशिकाएं होती है, एक जीवित होती है, एक मृत कोशिकाएं होती है। तो ये क्रियाकलाप करोगे आप तो पता लगेगा आपको कि जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, लेकिन मृत कोशिका जल अवशोषण नहीं कर सकती। ठीक है। अब कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत यानी उसकी अपेक्षा तनु विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन जिसे कहते हैं, बिना फटे ही बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है। कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। अब कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। यानी जो कोशिका भित्ति जो होती है ना, कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाएं जो होती हैं वह तो आपके पर्यावरण में परिवर्तन होता रहता है, तो पादप कोशिकाएं आसानी से सहन कर सकती हैं जंतु कोशिका की अपेक्षा। ठीक है। अब है आपका केंद्रक। तो कोशिका का अवयव है ये। तो केंद्रक कोशिका में कहाँ होता है देख लेते हैं। तो आपकी ये कोशिका है, जैसे हम एक कोशिकीय जीव बनाए थे अमीबा। तो अमीबा है, इसका केंद्रक बीचों बीच में होता है और ये कोशिका द्रव्य है। ठीक है। ये कोशिका है अमीबा, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। अब केंद्रक। तो केंद्रक गाइस, आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली पढ़ी थी। प्याज की झिल्ली की सूक्ष्मदर्शी से देखा तो हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी, क्योंकि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे कि जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई, यानी कोशिकाओं के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों में रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। तो कोशिका को रंगने के लिए हम 2 विलयनों का उपयोग करते हैं। एक होता है सेफ्रानिन और दूसरा होता है मैथिलीन। सेफ्रानिन और मैथिलीन ब्लू विलियन का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा विलियन ब्लू विलियन। तो हमने प्याज की कोशिकाओं को देखा कि आओ अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखें। तो प्याज की कोशिकाओं को हमने देख लिया। तो जैसे मधुमक्खी का वो होता है, प्याज की कोशिकाओं को आपने देखा। तो गाइज, आपने जब प्याज की झिल्ली की कोशिका देखी तो इस प्रकार आपको दिखाई दे रही थी। इसमें केंद्रक और कोशिकाएं, केंद्रक हैं बहुत सारे और कोशिकाएं भी हैं। ठीक है। अब इसको हमने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इस प्रकार हमें कुछ नज़र आया। अब हम देखते हैं मानव की कोशिका। ठीक है। तो ये 5.7 है, जिसमें कि आप मानव की अपनी खुद की कोशिकाएं देख सकते हैं। तो कैसे करना है, आप आइसक्रीम खाने वाला एक चम्मच ले सकते हैं। उसे आपने गाल की थोड़ी सी खाल को धीरे से खुरचोगे तो एक परत सी निकलेगी जो चिपक जाएगी। सुई की सहायता से स्लाइड के समान रूप से फैलाकर रख दो। तो इसे रंगने के लिए एक बूंद मैथिलीन ब्लू की बूंद डालोगे तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करोगे तो देखोगे आप कि ये कोशिकाएं
क्या आप कोशिकाओं के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार और अंडाकार डॉट की संरचनाएं दिखाई देंगी और इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या इसी प्रकार की संरचनाएं प्याज की झिल्ली में भी थी? ठीक है, आप ये घर पे भी कर सकते हो। तो अगर आपने देखा होगा केंद्रक, तो केंद्रक के जो चारों ओर होता है ना, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, जिसे इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। आगे है, अब केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है, माता पिता से जो डीएनए होता है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, यह आपका, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इंग्लिश में होती है। तो इसके अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं, यानी आपको अपने माता पिता से डीएनए प्राप्त हुआ है, अब आपसे वह आपकी संतति होगी, उसमें जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, यानी क्रोमोसोम किसका बना होता है? वह डीएनए प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम, आपको ये भी याद होना चाहिए। अब डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण में संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, यानी डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है ना, तो उसे जीन भी कहते हैं। जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती, उनमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। यानी अब क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं में एक जाल का पिंड होता है। धागे जैसी आपकी संरचना होती है, तो उसका जाल होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है, तो तब वह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती है, यानी आपने पढ़ा था कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, एक कोशिकीय जीवों में कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं? अमीबा विभाजित हो जाता है। बैक्टीरिया जो होता है, जिसमें कोशिका केंद्रीय क्षेत्र बहुत ही कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। और ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोट, यानी प्रो का मतलब आदि होता है, अथवा प्रो का कैरियोन यानी केंद्रक होता है, यानी आधा केंद्रक। तो जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको दिखा रखी है, चित्र 5.4 है। तो में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के संगठित असंगठित द्वारा ही किए जाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिकाओं थैले की तरह की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लेस्टिड में होता है। अब आपको देखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये। ठीक है, अब कोशिका भित्ति भी है इसमें, अब प्लाज्मा झिल्ली भी है, और लाइसोसोम और कोशिकाएं। हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य जो हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य की गाल की कोशिकाओं की स्लाइड से देखा, तो हमने प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। अब इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है, यानी कोशिका द्रव्य के नाम से आप पता ही होगा, तरल पदार्थ ही है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक भी कहते हैं। यानी कोशिका अंगक कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव्य में। अब प्रत्येक अंग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। अब कोशिका द्रव्य में अंगक भी है, वो अलग अलग कार्य होता है कोशिकाओं का। और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। द्रव्य और केंद्रक को मिला देंगे तो जीव द्रव्य बनता है। अब कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। फिर कैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते।
जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। अब झिल्ली की सार्थकता, वायरस भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती और इसलिए इसमें जीवित के गुण तब तक लक्षित नहीं होते तब जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेते। ठीक है, अब इसमें अंतर भी दे रखा है। तो अंतर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनका आकार छोटा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का यूकैरियोटिक कोशिका से आकार छोटा होता है। अब कोशिका क्षेत्र यानी केंद्रीय क्षेत्र प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कम होता है और केंद्रीय क्षेत्र यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है। अब क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक होते हैं और यूकैरियोटिक में एक से अधिक होते हैं। तो आपके ये हैं अब अंतर। तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बता रखा है, तो आप इसे याद कर लें। ठीक है, अब आपका अगला जो टॉपिक है वह है कोशिका अंगक। अगली वीडियो में हम कोशिका अंगकों के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका के क्या क्या होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक, कोशिका द्रव्य, उसके अंदर क्या होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपने सिलेबस नहीं देखा क्लास 9 का, यानी आपका सिलेबस डाल दिया 2021-22 एग्ज़ाम के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, तो आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर के 2 पार्ट आपके पहले ही करा रखे हैं, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।